नमस्कार गहलोत साहब। एक बार फिर आपके सामने मैं अपने 11 और सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप क्योंकि हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, अभी राजस्थान के प्रशासन के मुखिया हैं, आपके सामने बात नहीं रखेंगे तो और कहाँ रखेंगे। और मुझे ये मीडियम इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है, सोशल मीडियम, क्योंकि हम लोग अभी विधानसभा में नहीं हैं, वहाँ अपनी बात को रख नहीं सकते। मीडिया में जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाने की परंपरा बची नहीं है। वो भी एक कारण है कि इस माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिर आपको हम कोई पत्र लिखें, उसका जवाब आना अब असंभव हो गया है। ये हमारा निजी अनुभव है कि आपके नाम से हमने सैकड़ों पत्र लिखे, आज तक एक का भी जवाब आपके कार्यालय से नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि हम बहुत गर्व से लिखते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और आपके अधिकारी उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम तो पार्टी के लेटर पैड में भेजते तो भी ये रिस्पॉन्स है। सामान्य नागरिकों के पत्रों का क्या हाल होता होगा आप जान सकते हैं। और फिर टीवी और पेपर में हमारी बातें छपती नहीं है, और छपें तो भी आजकल शासन ऐसा हो गया कि उसका संज्ञान नहीं लेता है। पहले ऐसा होता था, अरे अखबार में छप गया तो पूरा जिले से लेके जयपुर तक उसकी कटिंग वटिंग डाल के और रखा जाता था मुखिया के सामने कि समाज में ये चल रहा है, इस पर कुछ करना चाहिए, प्रशासन की शिकायत है। अब वो रिवाज भी आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो अखबार में कोई खबर छपे तो उसका कोई ज़्यादा संज्ञान आप लोग लेते नहीं हैं। और रही बात कोर्ट केसेस की, अगर इन कई मुद्दों पर हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जनहित याचिका लगा सकते हैं, लेकिन आप पता करना अपने न्याय विभाग से कि इस राजस्थान हाईकोर्ट के कितने अवमानना के केस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं। यानी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने की एक परंपरा, ये भी अब आपके प्रशासन में व्याप्त हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है। विधानसभा में पूछे गए सवालों का उत्तर नहीं देना और कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना, ये दो चीज़ें अब स्थापित हो गई है। तो कोर्ट में जाके इतनी महंगी फीस दे के कोई जनहित याचिका में हम फैसला करवा भी लेंगे तो आपका शासन लागू नहीं करेगा। तो हमारे पास अब एक ही तरीका बचा है कि आज के युग में सबसे सशक्त मीडिया कौन सा है, वो है सोशल मीडिया। उसका उपयोग करेंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखेंगे। इसलिए मैं इस मीडियम से बात रख रहा हूँ। और यहाँ रखने से हो क्या जाएगा मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं कि हम अपनी बात को सामने रखें। क्या पता घूमते घूमते सचिवालय के गलियारों में कोई बात पहुंच जाए और कुछ भला हो जाए। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी अभिनव राजस्थान पार्टी से हूं। एक छोटी सी पार्टी है राजस्थान में, राजस्थान की अपनी पार्टी है, सबकी पार्टी है, 2018 में बनी है। और 2018 के चुनाव में एक असफल प्रयास हमने किया था। बहुत सारे जगहों पे उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व हम लोग खड़े हुए थे, लेकिन पहली बार नए थे, लोगों को समझ में नहीं आए, लोगों ने वोट कम दिए। उसके बाद से हम लगातार कई मिशंस पे काम कर रहे हैं और ये मुद्दे उन्हीं मिशन से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। ये पक्के होमवर्क के बाद में रखे गए सवाल हैं। आज का मेरा पहला सवाल आपके गृह जिले जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर के पास में एक जगह खेजड़ली, आपने नाम सुना होगा क्योंकि पले बड़े वहीं से हैं, आपकी पढ़ाई वहीं से हुई है। इस खेजड़ली में दुनिया की एक अनोखी घटना घटी है गहलोत साहब। वृक्षों के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया। ऐसा बलिदान पूरी दुनिया में कहीं और नहीं दिया गया। लड़ाइयाँ हुई, वीर हुए, लेकिन इस तरह के महावीर और कहीं नहीं हुए जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपने गुरु जाम्बोजी की आवाज़ पर बलिदान दिया। होना तो यह चाहिए था कि राजस्थान को ही नहीं, पूरे भारत को इस घटना पे गर्व होना चाहिए था। और आज के इस युग में जब जलवायु परिवर्तन की बातें चल रही हैं, पर्यावरण के असंतुलन की बातें चल रही है, तो पूरे विश्व को संदेश देने के लिए इस घटना को सामने रखा जाना चाहिए था कि इतना ज़्यादा प्रेरित लोग होंगे तो धरती बचेगी। और जाम्बोजी की शिक्षाओं को पूरी दुनिया को अंग्रेजी में, फ्रेंच में, सब भाषाओं में बताया जाना चाहिए था कि 500 साल पहले एक महापुरुष ने कैसे भविष्यवाणी की थी कि केवल मानव ही नहीं, पेड़ और जीव बचेंगे तो धरती बचेगी। कितनी बड़ी बात थी। अब दुर्भाग्य देखिए, हम लोग इस घटना को अभी तक दुनिया को नहीं बता पाए।
ये तो कुछ रावों की बइयों में लिखी बात थी जो सामने आ गई, पता ही नहीं चलता कि ऐसी घटना घटी क्या। हम क्या कर रहे हैं इस मामले में? हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलन किया, गहलोत साहब आपके नाम एक लेटर लिखा कि ये बात हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें। आपके जोधपुर कलेक्टर साहब ने वो लेटर आप तक पहुंचाने योग्य नहीं समझा और अपने स्थानीय कहीं संस्कृति विभाग में डाल दिया, हमको कह दिया ये जाने आप जानो। यानी हम बड़े गर्व से वहां गए थे, टेंट लगा के बैठे थे, वहां से खेजड़ली तक हमने रोड शो किया था पूरे जोधपुर में से निकलते हुए, किस बात पर राजस्थान सरकार का ध्यान जाए। फिर हम वन विभाग में गए, वहां पर हमने धरना दिया। फिर राजस्थान के वन विभाग को और धरोहर संस्कृति विभाग को हमने इतने लेटर लिखे हैं कि कभी आप मंगवाओगे तो पूरी फाइल वहां से आएगी। उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा सवाल आपसे यह गहलोत साहब कि क्या खेजड़ली का विषय कभी आपके ध्यान में लाया ही नहीं गया? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि खेजड़ली को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाना चाहिए? भारत में और इससे बड़ी कौन सी चीज है जो उस लिस्ट में हो? जंतर मंतर आपने रखवा दिया, 2-4 किले रखवा दिए, अच्छी बात है, लेकिन यह तो हमारे इतिहास का सबसे गौरवशाली पन्ना है, इसे तो यूनेस्को की लिस्ट में होना चाहिए। और अगर ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो जाए तो आप देखिए जोधपुर लोग किस लिए आते हैं। पूरी दुनिया से पर्यावरण प्रेमी जोधपुर आएंगे और इस जगह को नमन करेंगे, इस मिट्टी को माथे पे लगाएंगे। अब भी ध्यान दे लो गहलोत साहब, मैंने तो आपके सामने सवाल रखा है। हम गहलोत साहब यूनेस्को से सीधा टच कर सकते थे, हम यूनेस्को को पत्र लिख लिख के उनको यहां बुलवा सकते थे, लेकिन समस्या यह है कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में उन्हीं स्थानों को शामिल करता है जिनकी अनुशंसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है, इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं मामला। आपसे हमारा सवाल भी है और साथ साथ में आपसे अधिकार पूर्वक, सम्मान पूर्वक ये आग्रह भी है कि आप इस विषय को अपने सामने मंगाएं और खेजड़ली को तुरंत यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने के लिए निर्देश दे दें। आज का मेरा दूसरा सवाल सीएम साहब आपसे, सोजत का नाम आपने सुना होगा और सोजत की सबसे प्रसिद्ध फसल क्या है? मेहंदी। आपको हमको गर्व होना चाहिए कि मेहंदी केवल और केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होती है और दुनिया के अनेक देशों को सप्लाई होती है और हमारे देश में भी उस मेहंदी के बिना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता ही नहीं है। गहलोत साहब आपको सरप्राइज होगा कि अभी साल भर पहले तक राजस्थान का कृषि विभाग मेहंदी को फसल ही नहीं मान रहा था, वो कहते एक झाड़ी है। और कृषि और बागवानी विभाग मेहंदी के किसानों को किसी भी प्रकार की योजना का कोई लाभ नहीं देता था। हम लोगों ने, यानी अभिनव राजस्थान पार्टी के लोगों ने मेहनत की, वहां आंदोलन किया और देखिए कमाल, हमने 500-600 लोगों के साथ सोजत में आंदोलन किया। फिर आपके नाम एक लेटर लिखा, प्रिय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार, मेहंदी को फसल का दर्जा दो, ऐसा लिखा। आपके एसडीएम को हमने पकड़ाया, वो कागज आप तक नहीं पहुंचा। हमने आरटीआई लगा के पता किया तो मालूम चला वो कागज वहीं घूम रहा है। आप सोचिए कोई राजस्थान का नागरिक आपके नाम पत्र क्यों लिखेगा? ये तो मेरे पास प्रमाण है, आप इसकी जांच करवाइए कैसा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर हम लोगों ने मेहनत की और आपको पता भी नहीं होगा, आपके कई अफसरों को पता नहीं होगा, मेहनत करके हम लोगों ने राजस्व विभाग से लिखवा दिया कि सभी मानकों के अनुसार मेहंदी एक फसल है। अब सोचो, मेहंदी को जिसकी 150 साल खेती होती है उसको फसल नहीं मान रहा आपका कृषि विभाग। कोई योजना का फायदा नहीं, जल संरक्षण का फायदा नहीं, बीमा का फायदा नहीं। हमने देखो हिम्मत करके और ढूंढ लिया आखिर। फिर आपके कृषि विपणन विभाग ने लिखा कि 1961 से ही मेहंदी राजस्थान की फसलों की सूची में शामिल है। अब हमने वो दोनों लेटर लेके कृषि विभाग को दिया कि जब ये फसल है, जब फसल का दर्जा इसको ऑलरेडी प्राप्त है, तो आप इन किसानों को जो सुविधाएं अन्य फसलों के किसानों को मिलती है क्यों नहीं देते? आप क्यों रोक रखा आपने? अभी वो बात अटकी हुई है। आपके अधिकारी सोचते हैं कि ये जो लिख रहे हैं अभिनव राजस्थान पार्टी वाले, ये कौन होते हैं? जब तक हमको हमारे मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे हम नहीं करेंगे। और हो सकता है उनको लगता हो कि वाहवाही ले लें आपके सामने आके, तो अब उनको कह दीजिए वाहवाही लेने के लिए आपके सामने आ जाएं। और मेहंदी के किसानों को, क्योंकि सीजन सामने है, खरीफ की सीजन आने वाली है, उनको फायदा मिले, फसल बीमा का फायदा मिले
उनको सिंचाई की सुविधा का फायदा मिले, उनको पॉन्ड्स का फायदा मिले, उनकी केसीसी ठीक से बन जाए। और ऐसे 2 लाख किसान हैं गहलोत साहब, सोजत में, रायपुर में, जेतारण में, पूरे एरिया में 2 लाख किसान हैं। और इस मेहंदी की का जो व्यापार है वो अभी 4,000 करोड़ का है। अगर आप ध्यान दो, आपके अफसर ध्यान दें तो 20,000 करोड़ का व्यापार हो जाएगा ये। अगर मेहंदी के किसानों को न्याय मिल जाए, सरकार सुध ले ले इसकी। देखो सोना है हमारे पास, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, हम इसको बेच नहीं पा रहे हैं। आप मेहंदी को ठीक से बिकवा दो ना, तो बहुत सारे युवा यहाँ के निकल गए बाहर, राजस्थान छोड़ के, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेहंदी में इतना पैसा मिल सकता है, इतना उसके अंदर स्कोप है। आप ध्यान दो। ये मेरा दूसरा सवाल था कि आपने अभी तक मेहंदी के विषय को टच क्यों नहीं किया। और सुनो, आपको लेटर लिखे हुए हैं, मैं ITI से लेटर निकाल के लाया। आपको पहले कई लोगों ने लेटर लिखे थे, आपके ऑफिस की फाइलें निकाल के लाया, उसमें आपके हाथ से लिखा हुआ कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप मेरे से लेटर लेना, फिर एक्शन लेना। आपके लिखे हुए लेटर पे हाथ से आपने लिखा इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए, और आप पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपकी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने भी एक बार ऐसे ही लिखा था, तुरंत इस पर ध्यान दिया जाए, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए कि आपको लगता होगा आपके अधिकारी आपका कहना मानते हैं, लेकिन मेरे पास प्रमाण है उन्होंने आपका कहना नहीं माना। हालांकि हमने करवा लिया काम नीचे के लेवल से, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके अधिकारी इस मामले में क्या कर रहे हैं। आज का मेरा तीसरा सवाल, आपने सांबर झील के बारे में सुना है। अभी इश्यू क्या है सांबर झील का? देखिए CM साहब, ये सांबर झील हमारे राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों को लीज पे दी थी 1870 में। 90 साल की लीज पर उनको दिया था। 1960 में वो लीज पूरी हो गई। उसके बाद में अब सांबर का मालिकाना हक किसके पास हो, ये डिसाइड करना था। आपके जैसे पहले वाले मुख्यमंत्री रहे होंगे, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। 3 अफसरों ने कोई कमेटी बनाई और कहा कि ये 60% तो केंद्र सरकार की, 40% राजस्थान सरकार की, ऐसा एक फालतू का समझौता लिख दिया, जबकि उनको कोई अधिकार ही नहीं था। राजा महाराजाओं के बाद में राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा तय करेगी कब सांबर का क्या किया जाए। उन 3 अफसरों ने लिख दिया, लेकिन वो लीज रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो आज की तारीख में सांबर पर सांबर साल्ट लिमिटेड का अवैध कब्जा है। उनके पास कोई कागज नहीं है, कोर्ट में भी चल रहा है मामला। बार बार उनसे कहा जा रहा कि आपका इस पे कब्जा है तो कागज दिखाओ, उनके पास कोई कागज नहीं है। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा इश्यू आपके ध्यान में आज तक क्यों नहीं आया? और फिर उसमें जो खनन हो रहा, नमक बन रहा है, उसको अवैध करार दिया जा रहा है। आसपास के लोग उसमें से नमक नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो धंधा हम लोग 1000 साल से करते आए हैं, जिस धंधे से चौहानों ने पूरे भारत पे राज किया था, नमक बनाने का, आसपास के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इसमें से नमक नहीं बनाओगे, नमक बनाओगे अवैध काम है। आप सोचो, आपके गांव का तालाब है और आपके गांव के लोगों को कह रहे हैं तुम पानी नहीं पियोगे, किसी कंपनी को हमने ठेके पे दे रखा है। अरे कंपनी को दिया, उसके कागज ही नहीं कंपनी का, उसके पास कहां कागज है? हमने खूब मेहनत कर ली इस पे, हमने खूब धरना दिया, खूब मेहनत की, और देखो इस चक्कर में एक हत्या भी हो गई वहां पे। फिर भी आप नहीं जाग रहे हो, आप मूल विषय पे नहीं आ रहे हो। असल में मामला क्या वहां अवैध और वैध का खनन का क्या चक्कर है? जब गुजरात के लोग समुद्र से नमक बनाकर दुनिया में बेच सकते हैं, तो राजस्थान के लोग सांबर का नमक वैध तरीके से बनाकर क्यों नहीं बेच सकते? अब आपकी इस उदासीनता के कारण यहां से लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, नमक को छोड़ के जा रहे हैं काम को, और गुजरात जाके वहां पे अपना उद्योग शुरू कर रहे हैं। राजस्थान को नुकसान है। अब आज की तारीख में वो 4-5 हजार करोड़ का बिजनेस है। आप अगर इसको संभाल लो, फिर ये भी 20-25 हजार करोड़ का बिजनेस बन सकता है। आपको मैं बता दूं, अचरज की बात, आपका कोई अधिकारी बता नहीं पाएगा, नेताओं का तो खैर बस की बात नहीं है। दुनिया में नमक केवल सांबर में होता है। जैसे मार्बल भारत में केवल मकराना में होता है, ऐसे दुनिया में नमक जिसे कहते हैं, खाने वाला नमक, गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग का, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो व्हाइट व्हाइट कहते हैं ना, ये नमक नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड है। असली नमक वो केवल सांबर में होता है और गुलाबी रंग का, हल्के गुलाबी रंग का होता है। अगर हम उसकी मार्केटिंग करें, उसके गुण बताएं लोगों को कि सांबर के नमक के क्या गुण हैं, और इसको जियो टैग दिलवा दें, आप देखिए इस एक प्रोडक्ट से राजस्थान को कितना पैसा मिलेगा।
लेकिन गहलोत साहब आप सोते रह जाएंगे और हिंदुस्तान जिंक की तरह ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तेल और गैस हमारी कोई और ले जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं हमारे खेतों में से निकल रही है। 100 रुपया ले जा रहे हैं, 10 रुपये हमको पकड़ा रहे हैं, जिसमें से 90 हमारा होना चाहिए था, 10 किसी और को देते, उल्टा हो गया। हिंदुस्तान जिंक ले गए लोग हमारे हाथ से, चांदी थी हमारे पास ले गए हमसे, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बोले ही नहीं कि रोको इसको। और अब ये सांबर की झील चली जाएगी। आप जाग जाइए और बुलाइए अधिकारियों को, पहले भाई पता करो सांबर झील है किसकी, अगर हमारी है तो फिर हम अपने कब्जे में लें उसको और लोगों को लाइसेंस दें उसमें से नमक बनाने का। जो नमक बना रहे हैं उनको अवैध नहीं, उनको वैध बोलें। कब तक ये गोरख धंधा चलता रहेगा? इसको रोकें। यह मेरा आपसे तीसरा सवाल था। मेरा चौथा सवाल काफी मार्मिक है गहलोत साहब। ये राजस्थान के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनको हम लोग ट्रक ड्राइवर कहते हैं। अपने घर परिवार को छोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने। मैं इनको आर्थिक मोर्चे का सिपाही कहता हूं। ये भी सिपाही हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं, ये माल अपने घर पे नहीं ले जा रहे हैं। इन आर्थिक मोर्चे के सिपाहियों का, इन ट्रक ड्राइवरों का क्या हाल कर रखा है आपके परिवहन विभाग ने, उसके बारे में क्या बताऊं। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन ट्रक ड्राइवरों की हालत क्या है। और जिनके खुद के पास में एक ट्रक है, बड़ी मुश्किल से किस्तें भरता है, उसके क्या हाल है। 15 दिन में कहां जाता है, 15 दिन में कहां जाता है, घर परिवार कहीं पे, उनकी रोजी रोटी के लिए घूमता है। उसकी इज्जत आपके परिवहन विभाग के क्या करते हैं लोग। इस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, खूब वायरल हुआ था। हमारे पास तो यही साधन है। आपके परिवहन विभाग के लोग उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको बुरी तरह से लूटते हैं और उनको सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं, अरबों रुपए का टैक्स देने के बाद उनके नहाने धोने की व्यवस्था तक राजस्थान सरकार की तरफ से या वो जो टोल वसूल कंपनियां उनकी तरफ से नहीं है। मुझसे रात में वो बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप तो आम लोगों से बात करते नहीं है ना, आप तो आईएएस और आईपीएस के अलावा किससे बात नहीं करते। मैं उनसे करता हूं बात, वो मुझे बताते हैं कि सबसे बुरा हाल राजस्थान में है सर। यूपी में इतना बुरा हाल नहीं, बिहार में उतना बुरा हाल नहीं, गुजरात में इतना बुरा हाल नहीं। जब हम राजस्थान में आते हैं तो यहां के परिवहन विभाग का हमारे साथ व्यवहार ऐसा होता है सर, बहुत बुरा हाल। ट्रक की छोटी सी हाइट ऊंची क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। उनको ओवरलोड देखते ही पता चल जाता है, रोड पे देख के कह देते हैं ओवरलोड है, चालान बनवा, नहीं तो पैसे दे। ये खुलेआम लूट गहलोत साहब आप कभी भी देख सकते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह जाएंगे तो, या फिर आप देखना नहीं चाहते। मेरा सवाल यही है कि आप ट्रक ड्राइवरों के बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं। समाज का ये तबका, हमारे समाज के लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रिस्क लेके चलते हैं रात दिन मौत के मुंह में, तो इनकी इज्जत नहीं और इनको सुविधा नहीं। इनको अभी भी अपराधियों की तरह माना जा रहा है। पुलिस के सामने खड़ा हो तो ट्रक ड्राइवर को गाली देना तो उनका अधिकार बनता है। परिवहन विभाग वाला अलग गाली देता है, उनके किराए के लोग अलग से उसका गिरेबान पकड़ते हैं। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों ने आपके परिवहन आयुक्त को खूब कागज लिखे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खूब पत्र लिखे, वो ध्यान नहीं देते हैं। हमने लिखा है इनके लिए कुछ करो आप। अब हम खुद रोड पे जाके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रोड पे कुछ रोकेंगे तो फिर हमारे खिलाफ आप मुकदमा लगा देंगे, फिर हमारी भी यही हालत होने वाली कल को राहुल गांधी जी वाली, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो रोड रोकें इनके लिए, कितनी रोकें, किससे माता बच्ची करें, किसको बोलें। और ये ट्रक ड्राइवर रात दिन काम पे लगे, इनको यूनाइट करना भी मुश्किल है। ये अपने हक के लिए लड़ भी नहीं पा रहे, परेशान सब हैं। तो हमने खूब मेहनत की है, लेटर लिखे हैं, खूब पोस्टर हमने बनाए, जगह जगह चिपकाए हैं कि इनके साथ ठीक से व्यवहार करो, लेकिन अभी तक मामला बैठा नहीं है। इसलिए आपके सामने सवाल रख दिया सीधा, कुछ करो, सोचो। ट्रक ड्राइवर हमारे समाज के लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इनकी इज्जत कैसे हो, इनको सुविधाएं कैसे मिले, इसके बारे में सोचो। और अभी तक आपने सोचा नहीं तो क्यों नहीं सोचा, ये मेरा सवाल था। ट्रक ड्राइवरों को मैंने फौजी कहा, ऐसी एक और फौजी हैं हमारे जिनको मैं प्रवासी राजस्थानी कह दूं, बाहर रहते हैं, राजस्थान से बाहर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दुबई में, सऊदी अरब में रहते हैं।
आप जब बाहर जाते हैं तो प्रवासी उद्योगपतियों से मिलते हैं, बड़े लोग हैं उनसे आप मिलते हैं, बड़े लोग बड़े लोगों से मिलते हैं। लेकिन ये हमारे समाज के लाडले, आपको पता कितनी संख्या है इनकी? 60-70 लाख लोग हैं जो राजस्थान छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहां रह रहे हैं रोजी रोटी के लिए, क्योंकि यहां तो आप व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। वो वहां गए, वहां से कोई इधर नहीं आ रहा, गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, राजस्थान कोई नहीं आ रहा, राजस्थान के लोग ही जा रहे हैं वन वे पूरा। दुबई में, सऊदी अरब में कितने रुपए कमाते हैं? 50,000, 60,000। हाँ, कुछ लोग हैं वो हीरोज हैं, जहां से गए थे 500 रुपया लेके, 1000 रुपया लेके, सूरत में गए, बेंगलोर, पूना में गए, वो तो करोड़पति अरबपति बन गए वहां पे। तो वो हमारे नेता हैं, मैं उनको नेता कहता हूं, उन्होंने कुछ किया है, समाज को दिखाया है। और ये जो मजदूरियां अभी कर रहे हैं, इन लोगों की बात आपसे कर रहा हूं कि आप कभी उनसे नहीं मिले। आप तो मुंबई में जाएंगे, बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे, बेंगलोर में बड़े बड़े लोग मिलेंगे। इन मजदूरों से, इन कारीगरों से, इन मुनीमों से कौन मिलेगा? उनसे कभी मुलाकात की आपने? ये मेरा सवाल है। और आपको ये सोच लेना चाहिए गहलोत साहब कि किसी भी दिन उनके खिलाफ किसी ने हवा बना दी वहां पे, जैसे मैं कई बार सुनता रहता हूं, तो उनको हम जगह कहां देंगे? क्योंकि राजस्थान में तो है ही नहीं, जीडीपी नहीं है। आप जो बढ़ाना चाह रहे हो वो है नहीं, जीडीपी खेती से, उद्योग से बढ़ेगी, वो इधर है नहीं। उनको कहां रखोगे? आपने कभी पूछा सऊदी अरब के बारे में? अधिकारियों को पूछो सऊदी अरब और दुबई की क्या योजना है, कैसे वो 2025-30, जैसे आप कह रहे हैं राजस्थान को 2030 तक ले जाएंगे, वहां भी सऊदी अरब में भी 2025-30 का प्लान है कि कैसे धीरे धीरे वहां लोकल ड्राइवर रिक्रूट करने हैं, कैसे वो महिलाओं को अब अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए। उस स्थिति में ये जो राजस्थान के लोग वहां रह रहे हैं, इनको धीरे धीरे वहां से निकाल दिया जाएगा। गहलोत साहब, उनको कहां रखोगे? बड़े काम के लोग हैं, मुझे लगता है ये ट्रेंड है, आपके RSIA से ज़्यादा पक्के लोग हैं, बाहर रह के इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी कोरोना वाले टाइम में जब ये आए हैं राजस्थान में, तो जगह जगह इन्होंने कॉम्प्लेक्स खोल लिए हैं पूरे राजस्थान में। इन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे लिए आइडियल्स होने चाहिए लोग। उनसे मिलो कभी आप, उनके परिवारों के यहाँ क्या हालात हैं उनका ध्यान करो, उनकी लिस्ट बनाओ, गांव गांव में उनकी सूची बनाए कि कौन कौन से गांव में किस किस के घर से लोग बाहर रहते हैं, ताकि उनका हम यहाँ ध्यान करें, उनको परेशानी नहीं हो। क्योंकि वो जो पैसा वहाँ कमा रहे हैं, चाहे सूरत में कमा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब में कमा रहे हैं, वो पैसा वहाँ बैंक में तो जमा नहीं करा रहे, वो पैसा ये राजस्थान में भेज रहे हैं, राजस्थान की इनकम बढ़ा रहे हैं। ऐसे सोचो ना आप उनके बारे में, यहाँ की इनकम बढ़ा रहे हैं, यहाँ घर बनाएंगे तो यहाँ राजस्थान में पैसा डाल रहे हो, यहाँ शादी ब्याह कर रहे हैं तो यहाँ पैसा डाल रहे हो, पैसा तो हमारे लिए डाल रहे हैं। उनका ध्यान कौन करेगा? आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा होगा, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि 60-70 लाख इतना बड़ा तबका राजस्थान का, इसके बारे में भी कभी आपने सोचा कि नहीं सोचा? मेरा अगला प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है। कई बार आप कह देते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, फिर आप पहले नहीं करते थे, आजकल जिक्र कर लेते हैं कि माली कौम से हूं। गहलोत साहब, इस कौम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ठीक है, ये भावुक होकर आपके साथ जातिगत भावना से लगे होंगे, लेकिन इस कौम का मुख्य काम क्या है? बागवानी। आप ईमानदारी से बताना कि राजस्थान में बागवानी बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो, इसके बारे में आपने अभी तक क्या किया? एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का टारगेट यह है कि हर जिले में नए नए बाग विकसित करना। आप कभी एक सूची मंगा के देखना। आप तो 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, ये बात बार बार कहते हैं, अभी तक तो बाग ही बाग हो जाना चाहिए था राजस्थान में। आप एक सूची बनवाना कि इस जिले में, जयपुर जिले में पहले कितने बाग थे, हमारी योजना से कितने ज़्यादा बाग बढ़े, और उनको कहना इसमें से जीरा बाहर निकाल दो। वो लोग आंकड़े ज़्यादा बताने के चक्कर में जीरे को भी बागवानी की फसल बताते हैं। वो भी कमाल करते हैं ना, आपके अधिकारी हैं, कुछ ना कुछ तो जादू वो भी कर देते हैं कभी कभी। तो उनको कहना जीरा हटा दो इसमें से, जीरा बागवानी की फसल नहीं है, जीरा मसाला अलग छोड़ दो। इसके अलावा अनार के कितने बाग नए डेवलप हुए, अमरूद के नए बाग कितने डेवलप हुए। आपको पता है सवाई माधोपुर में लोग अमरूद के बाग उखाड़ रहे हैं, मुनाफा नहीं है। आप प्याज के किसानों से कभी मिलना, जोधपुर के और अलवर के प्याज के किसानों से मिलना, बिठाना, 5-5 आदमी बुला लेना आप, तो
वो खादी वाले किसान मत बुलाना, सिंपल वाले किसान, उनसे आप पूछना कि आपकी क्या हालत है, हमारी सरकार आपके कितनी नज़दीक आती है, आपको किन किन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। या फिर जिन्होंने अनार की खेती कर रखी है, जो मिर्चें कर रहे हैं, मथानिया में जाके बात करना कभी, आप तो जानते हैं मथानिया को, कभी उनसे मिलिएगा, क्या हुआ पहले मिर्च बहुत होती थी अब कम कैसे हो गई, कमी कहाँ आ रही है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उनसे बात करना। तब आपको पता चलेगा कि असल में आप अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए उनके लिए। हम तो देखो आंकड़ों के लोग हैं, कागजों के लोग हैं, हम तो सारे कागज लेते हैं सरकार से, पूछते हैं किस किस जिले में बागवानी के मामले में क्या हुआ है। हमको लोग कहते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं हम तो सरकार में नहीं, भाई क्या करें यार, हमारी जो कोशिश हम तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम आपके लिए कर नहीं पाएंगे, ऐसा हम उनको कहते हैं, बसते हैं। इसलिए आपसे सवाल पूछा कि आपने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है। अनार के बाग वालों से मिलना, आप खजूर के बाग वालों से मिलना, उनसे पूछना कि क्या तकलीफ आ रही है आपको खजूर बेचने में, अनार बेचने में क्या तकलीफ आ रही है। तब पता चलेगा कि आप बागवानी के बारे में सीरियसली बात करते हैं। और फिर आपके बागवानी के अधिकारियों को बुला के पूछना क्या हाल है आपके। तो इसमें भला है, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं आपके सामने कि आपके साथ पास अभी 5-6 महीने और हैं काम करने के। 5-6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। सरकार सीरियसली काम करे तो 3 महीने में कई रिजल्ट आ जाते हैं। 6 महीने में कुछ काम हो जाएगा। इसीलिए मैं ये चुपते हुए से सवाल आपसे पूछ रहा हूं और पूरे सम्मान से पूछ रहा हूं। फिर गहलोत साहब, इसी से जुड़ी एक बात कह रहा हूं, आपको बजरी के बारे में पूरा ध्यान है, बाजरा के बारे में कितना ध्यान है। बजरी को लेकर तो आपको पता है क्या क्या पॉलिसी है, लेकिन बाजरा के बारे में बात नहीं करते हैं आप। आपको पता है बाजरा इस साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर के अंदर चमक रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी क्या कर कुछ नहीं रहे हैं, वो भी यही मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने भी इसका नाम रखा है, बाजरा ज्वार इन सब का नाम रखा है श्री अन्न। नाम वाम रखने में मास्टर हैं, नंदी, श्री अन्न, गौ माता, नाम रख दिया उन्होंने तगड़ा सा। कर वो कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि राजस्थान सबसे ज़्यादा बाजरा पैदा करने वाला प्रदेश है हिंदुस्तान का। और पूरी दुनिया इस साल गुण गा रही है मिलेट्स के, बाजरे के। आपने बाजरा बहुत ज़्यादा ढंग से बढ़े, बाजरे के ज़्यादा पैसे मिले, इसके लिए क्या किया है गहलोत साहब? ये मेरा प्रश्न आपसे, किसी से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ। हालांकि आपको पता है कि किसानों के बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चुनाव में वैसे ही बढ़ जाएंगे। राजपूत राजपूत को वोट देगा, जाट जाट को देगा, माली माली को देगा, गुजर गुजर को देगा, मेघवाल मेघवाल को देगा। आपको तो ये गणित पता है, इसलिए आप कह रहे हो क्या फालतू, जिसको टिकट देंगे खेल खेलता रहेगा, किसान की बात काहे को करनी। तो आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते, बाजरे के बारे में, कि बाजरे को कैसे बढ़ाया जाए। और आप तो बाजरा खरीदते भी नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान की कृषि मंडियों में बाजरे की बोली नहीं लगती। अब सोचो, पूरी दुनिया गुणगान कर रही है हमारी चीज का, हमारा बाजरा जो पौष्टिक इतना ज्यादा, और हम उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमारे यहां सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल ही तो बाजरा है। तो हमें तो इस साल मजे लेने चाहिए थे 2023 में, कि पूरी दुनिया को बाजरा यहां से भेजेंगे और बाजरे के जो भाव चल रहे हैं उस भाव को 2 गुना 3 गुना करेंगे, दुनिया को बताएंगे बाजरे के बारे में। हम नहीं बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जरूर कोई फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, मिलेट फेस्टिवल और ये सारी चीजें, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे वो भी। मुझे तो लगता है आप दोनों मिले हो, करना कुछ नहीं है, कहना बहुत कुछ है। और यही हाल जैविक खेती का। जैविक खेती के नाम से बजट में आप कुछ पढ़ देते हो, जैविक खेती के लिए हमने इतना रुपया रखा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। जैविक खेती के बारे में कुछ करो, लोग मर रहे हैं कैंसर से, अभी तक आपने इसके बारे में क्यों नहीं किया? कुछ करना चाहिए आपको, ये मेरा सवाल था। और ये तो मीडियम मिल गया, मैं आपसे सवाल कर पा रहा हूं, वरना तो कई लोग तो घुट घुट के मर गए, अपनी बात को नहीं कह पाए। मेरा 7वां सवाल आज का गहलोत साहब, आपके लिए तो है ही, आपके मंत्रियों के लिए और अलग अलग विभाग के अधिकारियों के लिए। फील्ड में क्यों नहीं जाते हैं सब लोग? मैंने आपके कृषि मंत्री को कभी खेतों में घूमते नहीं देखा। और आपके कह रहा हूं, इसका मतलब विपक्ष की बातें भी साथ साथ कर रहा हूं। ये जितनी मैं बातें कह रहा हूं आपको, ये सब विपक्ष के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि पहले वो सरकार में थे। बीमारी एक ही है, आपके माध्यम से मैं इंगित कर रहा हूं। फील्ड में क्यों नहीं जाते लोग?
आपका शिक्षा मंत्री स्कूलों में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं देखा लोगों ने टीचर्स के साथ बात करते हुए? और जब शिक्षा मंत्री नहीं जाते हैं तो आपका जिला शिक्षा अधिकारी काहे को घूमता फिरेगा? जब आपका कृषि मंत्री नहीं जाता है फील्ड में, तो फिर उनके यहाँ जो डायरेक्टरेट में बैठते लोग हैं, सेक्रेटरीट में बैठते लोग हैं, वो काहे को किसानों के पास जाएंगे? वो भी ऐसे में बैठे आराम से। ये फील्ड में नहीं जाने का क्या लॉजिक है आपके मंत्रियों का, आपके अधिकारियों का? वो तनख्वाह इस बात की लेते हैं, उनको गाड़ियां इस बात के लिए मिली हुई है कि वो लोगों के बीच में जाए, अपने अपने विभाग के काम के लोगों के बीच में जाए। स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों से बात नहीं करता है, कोई मंत्री। और आप गृह मंत्री भी हैं, तो पुलिस से क्या परेशानी है लोगों को? आप जनता के बीच में जाके सबको आमने सामने बिठा के नहीं पूछते। विभाग आपने अपने पास रख रखा, पावर रहती है उससे थोड़ा, पुलिस हाथ में हो तो सब कुछ है। तो ये मेरा सवाल आपसे कि आपके मंत्री और अधिकारी फील्ड में जाने से क्यों बचते हैं? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से आप कितने साल काम चलाओगे? वीसी है ऐसा हल्ला मचाते हो, होता कुछ भी नहीं है। फील्ड में कोई गया ही नहीं, कहा कि वीसी है। मेरा अगला सवाल गहलोत साहब पशुपालन को लेकर है। राजस्थान वो प्रदेश है जिसमें पशुपालन में बहुत ज्यादा संभावना है, ऐसा कागजों में आपके आर्थिक सर्वेक्षण में लिखते हैं। 10% हमारी जीडीपी पशुपालन से आती है, कागजों में अधिकारी हर साल लिख देते हैं। लेकिन पशुपालन को बढ़ावा मिले इसके लिए आप क्या करते हैं? कभी मिले आप भेड़ चराने वाले से, बकरी चराने वाले से? इनका जीडीपी में कोई योगदान है? इनकी क्या तकलीफें हैं? भेड़ की ऊन क्यों नहीं बिकती? अब ऊंट का क्या करोगे? बछड़ों का क्या करोगे? देसी नस्लों को कैसे बचाओगे? नहीं सोचा ना। गहलोत साहब, लंपी से गायें मरी, मैं फील्ड में था, मैंने उस नज़ारे को पास से देखा। और आपके पशुपालन विभाग ने जो नाकामी दिखाई उस समय, और उसके कारण से लाखों गायें मरी है, क्या बताऊं आपको? कोई डायरेक्शन ही नहीं था आपके यहां से। आपके यहां डायरेक्टर है भी नहीं, पोस्ट खाली रखते हो आप। पशुपालन की पोस्ट डायरेक्टर खाली रखते हो, डायरेक्टर गोपालन की पोस्ट खाली रखते हो, इसलिए कि आपके मंत्री संतरी अपने किसी आदमी को उस कुर्सी पे बिठा सकते हो। पशुपालन में चिकित्सकों की बड़ी भूमिका है। 4 साल से पशु चिकित्सकों की भर्ती पूरी नहीं हो रही है। आप इतने बड़े सेक्टर की अवहेलना कैसे कर पाए हो? क्यों आपके सामने इस तरह के मुद्दे नहीं लाए जाते? ये दुनिया भर के आपने सलाहकार बना रखे हैं, उनको गाड़ियां दे रखी है, सलाहकार, ये सलाह क्या देते हैं आपको? लंपी में जिनकी गायें मरी हैं गहलोत साहब, उनका जी जानता है। किसी के पास 2 गाय थी, किसी के पास कुछ थी। मैंने भी अपनी एक प्यारी सी गाय खोई है, अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया। आप वो दर्द नहीं समझ सकते पशुपालक का। आपने अभी अनाउंसमेंट कर दिया 40,000 रुपये देंगे जिसकी भी गाय मरी। किसी ने कहा होगा इससे लोग खुश हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं है कि उनका कोई उस समय ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ था, ना उनका कोई रजिस्ट्रेशन था, पता ही नहीं था किसकी गाय मर रही है। एक ही बात थी, उठा के गाड़ दो जेसीबी से। कहाँ किसके पास रिकॉर्ड था? नंबर थे, इस गांव में 4 मरी है, 5 मरी। वो भी आप लगता है आप लोगों ने कह रखा था कि संख्या कम बतानी, तो मरती 10 थी और आप 2 लिखवाते। अब आपने कहा कि अब आपने रायता फैला दिया कि लो 40,000, अब झूठे आंकड़े बनवाएंगे, झूठी चीजें लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हो? इसमें सुधार करो। मेरा आज का 9वां सवाल गहलोत साहब, आप हमेशा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हो। आपके पूर्ववर्ती भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं। आप कभी अन्य अधिकारियों से बात क्यों नहीं करते? आप कभी राजस्थान के सारे जिले के कृषि अधिकारियों को बुला के क्यों नहीं बैठते? आप कभी जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ क्यों नहीं बैठते? आप कभी जिले के उद्योग अधिकारियों के साथ, पशुपालन अधिकारियों के साथ मीटिंग क्यों नहीं करते? इतने तो जिले हैं, 40-50 लोगों को बिठाना है। आप उनसे बात क्यों नहीं करते कि उनको फील्ड में क्या समस्या आती है? आपने आज तक नहीं किया। आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आपने कभी आईएएस आईपीएस के अलावा लोगों के साथ बैठक ही नहीं की।
आपके मंत्री भी नहीं करते, वो भी ट्रांसफर करते हैं अधिकारी का इधर उधर, या वीसी कर लेते हैं। आप बुलाइए खेती के अधिकारियों को जो हर जिला संभाल रहे हैं, बिठाइए उनको, उनकी प्रॉब्लम क्या सुनिए। गाड़ियां नहीं है उनके पास। जिले का कृषि अधिकारी दिन भर खेतों में घूमना चाहिए, गाड़ी नहीं है उसके पास। पशुपालन अधिकारी के पास गाड़ी नहीं है। आप क्योंकि केवल राह चलाना चाहते हो, इसलिए आपको पता है कलेक्टर, एसपी बस ये कंट्रोल में होना चाहिए, आप उनसे ही बात करते हो, वो दूसरों को मचकाते रहते हैं। जबकि ये तो पुरानी बात हो गई। अंग्रेज डरा डरा के राज में रहना चाहते थे, इसलिए इनको कब्जे में रखते थे, कलेक्टर एसपी को रखते थे। अब हमें विकास करना है गहलोत साहब। राजस्थान का विकास तभी होगा जब यहाँ की खेती, यहाँ का कुटीर उद्योग, यहाँ का पशुपालन, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य ये ठीक चलेगा। जब यहाँ की सड़कें ठीक बनेंगी, नहरों का काम टाइम से पूरा होगा। उस पर तो कोई ध्यान नहीं। अब आप कलेक्टरों को कहते हो आप संभालो, वो भी आप ही तरह संभाल लेते हैं नीचे। अब 6 महीने रहे हैं, बुलाओ एक बार मीटिंग सारे शिक्षा अधिकारियों की, बैठो उनके साथ चाय पियो, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम आती है स्कूल चलाने में, पूरे जिले में घूमते क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम आती है। वो कहेंगे गाड़ी नहीं है, बोले गाड़ी लो। बातें पूछो उनसे, अच्छा लगेगा। क्या बताइए, अनुभव आपके साथ रह जाए आगे का। आपको मेरे को नहीं पता वापस आप आएंगे कि नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन अनुभव तो होगा। ईश्वर करे आप दिल्ली में जाएं, आगे प्रोग्रेस करें, तो ये अनुभव आपके काम आ जाएगा। हम तो आपको शुभकामनाएं देंगे। इन दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ बात करें, उनको सम्मान दें, उनको लगना चाहिए कि वो भी जिले के अधिकारी हैं, उनका भी कोई योगदान है, उनकी भी इज्जत है, उनसे बात करिए। मेरा आज का 10वां सवाल युवाओं से जुड़ा हुआ है। गहलोत साहब, मैंने पिछले दिनों आपको देखा छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने आप भी गए। सारे नेता जाते हैं, कॉलेजों में चुनाव होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, कुछ समय बाद मैं भी पढ़ा हूँ उधर। हम देखते थे कैसे क्लासेस लगती थी, हमारे प्रोफेसर होते थे, उनके गजब के लेक्चर्स होते थे, उनकी रिसर्च होती थी। अब आप छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करके आ गए, क्या होगा उसमें कार्यालय में, क्या क्या काम होंगे वहाँ पे। राजस्थान विश्वविद्यालय में क्लासें कहाँ लगती है, कभी आपने पूछा है? कहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, कहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा रही है, कभी पूछा आपने? दुनिया भर के कॉलेज आपने फैला दिए। किसी कॉलेज में 2 लेक्चरर हैं, किसी में 3 है, किसी में 1 है। मुख्यमंत्री ने दी सौगात, कॉलेज अनाउंस कर दिया। अनाउंस करने में क्या जोर आता है, पढ़ाने वाला कोई नहीं वहाँ पे। अब ये बच्चे बच्चियाँ बेचारे, आप सोचो कितना बड़ा अन्याय, कलंक है राजस्थान पे, जहाँ की कॉलेजेस बंद हैं सरकारी, लेक्चरर जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। और फिर महंगी महंगी फीस देकर ये बच्चे महंगी महंगी फीस देकर कोचिंगों में पढ़ते हैं, वही चीज़ें जो इनको कॉलेज में पढ़ा दी जानी चाहिए थी। ये सब कॉलेज में पढ़ सकते थे, BA BSc BCom में, MA में। आपको अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कभी चिंता नहीं हुई। यू शुड वरी अबाउट देम। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कह रहा हूँ, ये सरकारी कॉलेज में पढ़ाई बंद हो गई। आपने जोधपुर में सुना था इंजीनियरिंग कॉलेज कितनी फेमस थी, MBM, क्या हाल है उसके? कभी जाके देखते वहाँ पे क्या हो गया? वो किसी IIT की तरह क्यों नहीं हो सकती? आप मेडिकल कॉलेज को जाके देखिए, वहाँ पर पढ़ाई बंद क्यों है? वो किसी एम्स जैसी क्यों नहीं हो सकती? कभी आप उनके प्रिंसिपल्स के साथ बैठे चाय पिएंगे, वो आपको बताएंगे कि साहब ये तकलीफ आ रही है, और फिर आप उनको बोलेंगे मैं क्लासेज रेगुलर चाहता हूं। एकदम गुलजार हो जाएंगे सारे कॉलेज। और ये जो साधारण मध्यम परिवारों के लोग हैं, इनके बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई कर लेंगे, उनके लिए तो बने हैं कॉलेज। तो कॉलेज शिक्षा का आपने इतना ज़्यादा की उपेक्षा आपने कर रखी है, ये क्यों कर रखी है? क्या आपको लगता है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस का कहेंगे तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे? पॉलिटिशियन है, क्या पता आप वोटों से नहीं डरते हैं, मेरे वोट नहीं कट जाए, स्टूडेंट नाराज नहीं हो जाए कि क्या रेगुलर क्लास है ना? तो इस पर थोड़ा विचार करिए कि क्या करना चाहिए। आप आजकल मूड में है कि कुछ करना है 2030 और ये सब लाए ना आप, 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना। इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी आपको कुछ चीज़ें दे देता हूँ, क्या पता आपके काम आ जाए। नंबर 1 बन रहा तो हमारा ही राजस्थान है,
हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और मेरा आज का आखिरी सवाल गहलोत साहब, ये रेलवे से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे रेलवे मेरा काम थोड़ा ही है, ये तो प्रधानमंत्री का काम है। आपने पिछले दिनों प्रधानमंत्री को कहा भी था कि ये कुछ कुछ रेल प्रोजेक्ट्स हैं, इनको पूरा कर दीजिए। आपने मेड़ता पुष्कर रेल लाइन का नाम भी लिया था, लेकिन क्या आपको पता है गहलोत साहब कि मेड़ता पुष्कर रेल लाइन स्थापित होना कितना महत्वपूर्ण काम है राजस्थान के लिए? आपने कभी गौर किया इस पे कि अगर ये 59 किलोमीटर की लाइन बिछ गई तो राजस्थान का रेलवे का नक्शा क्या होगा? राजस्थान कहां से कहां जाएगा? मैं बताता हूं आप, अगर ये 59 किलोमीटर का टुकड़ा जुड़ गया मेड़ता से पुष्कर का, तो गंगानगर से उदयपुर जाने वालों के लिए इतनी प्यारी सुविधा हो जाएगी। और फिर गंगानगर से गुजरात जाने वालों की, पंजाब से गुजरात जाने वालों की, साउथ जाने वालों की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि मुड़ मुड़ के जाना पड़ता है। और फिर जोधपुर से जिसको कोटा जाना है, ये राजस्थान यूं और यूं जुड़ जाएगा। और जिनको पुष्कर से रामदेवरा जाना है उनको बहुत आसान हो जाएगा। पूरा राजस्थान रेलवे से जुड़ जाएगा। अभी 59 किलोमीटर के टुकड़े के कारण राजस्थान का रेल कनेक्शन बीच में से कट हो रखा है। अब अड़ी हुई बात कहां पर है कि जब कांग्रेस सेंटर में होती है उस समय भी कभी आपने जोर नहीं दिया इस बात को लेके। ना आप जिन जिन बाहर के लोगों को राज्यसभा में भेजते हो वो राजस्थान के किसी मुद्दे पे बात करते हैं। अभी आपने 3 भेजे, उनका राजस्थान से कोई लेन देना नहीं है। अब वो राजस्थान के ऐसे मामलों को उठाते नहीं है। उनको ऐसे मामलों को उठाने के लिए तो राज्यसभा में भेजा जाता है। कभी उठाया किसी राज्यसभा के सदस्य ने राजस्थान का कोई बड़ा मुद्दा कि भाई यमुना नहर का पानी हमको क्यों नहीं मिलता, रेलवे के प्रोजेक्ट हमको क्यों नहीं मिलते? उनका काम क्या राज्यसभा में? केवल बंगला मिल गया वहां पे बस। मैं मान रहा हूं कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके हालत खराब करने में दोनों पार्टियां बराबर लगी हुई है, किसी तरह से उनका मजाक बनाने में। अब पेच यहां पे अड़ा हुआ है कि इस 59 किलोमीटर के लिए पैसा कौन दे? रेलवे वाले भी सारे ज्ञानी हैं। हमने इस प्रोजेक्ट पे आंदोलन किया, 2010 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सब पे मैंने आंदोलन किया है, मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने खूब मेहनत की है। काफी सफल भी हुए हम लोग। लेकिन आप पूरे पावर में नहीं होते हैं तो सारी चीजें आपसे नहीं होती हैं। अब इसमें 321 करोड़ रुपए का मामला है केवल। रेलवे कह रहा है जमीन अधिग्रहण का पैसा राजस्थान सरकार दे। राजस्थान सरकार 50 करोड़ भी देने को तैयार नहीं है, बस हर बार अटक जाता है। 1905 में रेल आई थी मेड़ता गहलोत साहब, 1905 में। राजा महाराजा बेचारे डंके थे। अब मुझे लग रहा है कि वो हमारे इन चुने हुए राजा महाराजाओं से ज्यादा डंके थे। 2 साल के अंदर उन्होंने जोधपुर से बीकानेर की रेल लाइन जोड़ के चालू कर दी थी। और 1905 से मेड़ता में अटकी पड़ी रेल, वहां से आगे 1 इंच नहीं बढ़ रही है। 125 साल में तथाकथित आजाद हिंदुस्तान राजस्थान के लोगों से रेल 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। आप दे दो उनको 300 करोड़ रुपया, ये पकड़ो सारे 300 करोड़ कोई ज्यादा होता है क्या? आप वोटों के लिए तो कुछ भी दे देते हो, इधर से उधर आप कर देते हो, ये जिले बना दो, वो कर दो। ये रेल अगर लाइन जोड़ देते हो आप, 321 करोड़ रुपए दे देते हो उनको, तो रेलवे अपना आप बनाएगा। बहुत बड़ा काम है 59 किलोमीटर रेल बिछाना। ये तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम शुरू किया था उस समय तो बहुत ही कम पैसा था, 150 करोड़ का मामला था। 3 करोड़ में लगभग बन रही थी रोड 1 किलोमीटर की। अब रेट बढ़ गई, दोनों सरकार होंगी नाकामी से। आप 321 करोड़ रुपए की हां भर दो या आधे की हां भर दो और ये जुड़वा दो इसको 59 किलोमीटर को। ये जुड़ गया तो राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। पर्यटन के लिहाज से, सेना के लिहाज से, माल परिवहन के लिहाज से, हर लिहाज से, और आसपास के बहुत सारे जो कस्बे हैं वो पनप जाएंगे। सोचो राजस्थान के बारे में, बड़ा सोचो। ये जो छोटी छोटी चीजें आप सोचते हो ना जिससे वोट मिल जाए, इससे वोट भी नहीं मिलेंगे, पैसा भी खराब हो जाएगा, और आप जो ये नंबर वन राजस्थान कर रहे हो वो होगा नहीं। ये आपके अधिकारी आपको गलत शिक्षा देते हैं, सलाह देते हैं, सॉरी, वो आपको गलत सलाह देते हैं। उनको क्या लेना देना, उनको 5 दिन की नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ये भी सोचते हैं कि कल आप नहीं रहोगे कोई और आ जाएगा, तो वो इतना उस ढंग से काम नहीं करते। मैं मुफ्त में आपको सलाह दे रहा हूँ
इसलिए दे रहा हूं कि आग लगी हुई अंदर से कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के कई देशों की टक्कर का बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर इतने संसाधन है और किसी को नहीं पता। ये आज की तारीख में और किसी को पता नहीं, कल हो सकता कोई मेहनत कर ले तो ज़्यादा पता हो सकता है, मुझसे बेहतर हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में नहीं पता, क्योंकि पूरे 10 साल लगाए गहलोत साहब पढ़ने में लिखने में, केवल यही काम, और घर के खर्चे से। मेरे को आपके अधिकारियों की तनख्वाह थोड़ी मिलती है, घर के खर्चे से हर चीज़ को पढ़ा है, हर चीज़ को लिखा है, घूमा है, इसलिए ये सारी चीज़ें निकल रही, दर्द निकल रहा अंदर से। आपसे सवाल पूछने के बहाने से मैं विपक्ष से भी सवाल पूछ रहा हूं, समझ लीजिए। तुम क्या कर रहे हो भाई? केवल इंतजार कर रहे हो कि ये हटे हम बैठे, या कोई प्लान भी है, या पहले कुछ किया तो बताओ, हम थे तो हमने ये किया था। बार बार कानून व्यवस्था की ठीक नहीं है, कहीं कोई लाश दिख गई तो वहां चले जाते हो लाश नीति करने के लिए। भ्रष्टाचार है, 3-4 मुद्दे पकड़ रखे हैं, वो भी आपके लिए पकड़ते थे, आप भी उनके लिए पकड़ते थे। और मीडिया कर्मी ले दे के वही गहलोत साहब, पायलट जी क्या करेंगे, वसुंधरा जी क्या करेंगे, उस पार्टी में क्या चल रहा है, बच गया है बिगुल चुनाव का, वो यहीं खोए हुए हैं साल भर से। इसी कारण से तब लोग हट गए, टीवी से हट रहे हैं, अखबार से हट रहे हैं, जा रहे हैं इसकी तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, दिन भर इसमें देखते हैं खबर क्या है। उनको भी हम कहेंगे, मैं बड़ा इस बात का पक्षधर हूं कि मीडिया बचना चाहिए। ये अखबार जो जिनको पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं, पत्रिका भास्कर, खिलने चाहिए, इनमें वापस लोगों की रुचि होनी चाहिए, ये जनहित के विषय उठाएं, इनको ऐसा काम करना चाहिए। खाली ये नेताओं की जय जयकार करना, इनकी खबरें देने से अखबार में रुचि कम हो रही है लोगों की। लोग और भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ शिक्षा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनमें रुचि पैदा करें, मीडिया दिशा दे समाज को, हम ऐसा चाहते हैं। मीडिया और जुडिशरी दो ऐसे हैं जो समाज को नई दिशा दे सकते हैं, उनको भी हम ये सलाह दे रहे हैं बिना मांगे। गहलोत साहब, मैंने पहले एक वीडियो में 11 सवाल पूछे थे और 11 सवाल ही पूछे, ये 22 सवाल हैं। इन 22 सवालों का अगर आप जवाब दे देंगे या इस पर कुछ कर देंगे तो अगले 6 महीने में राजस्थान में बहुत कुछ हो जाएगा। और आप नहीं करेंगे, टाइम पास कर लेंगे, आपके आसपास के लोग ये कह देंगे क्या फर्क पड़ता है, चलने दो ना। अफसर आपको समझाएंगे, कई सालों से समझा रहे हैं, वही अफसर हैं जो जब बीजेपी सरकार में होती है उनको वही समझाते हैं, वही बातें, वही विज्ञापन, वही आपको समझाते हैं, वही बजट बनाते हैं, आप भी आपके समय में वही बजट बनाते हैं। अब उनके भरोसे रहे तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे लूनी में, बनास में पानी बहुत बह चुका है, पानी वहीं नहीं रुका हुआ है, तो लोगों के माथे में भी कुछ बह रहा है, चल रहा है। मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी राजनेता हैं उनमें मैं आपको ठीक राजनेता मानता हूं। हम तो राजनीति में नहीं है, हम तो लोकनीति में हैं। तो आप राजनेता तो हो, क्योंकि समाज में, समाज को बांट के, समाज को कुछ करके आप वोट लेते हो, योजनाओं पे वोट। तो अब पहली बार आपने कहा हम योजनाओं पे वोट लेंगे, वो योजनाएं ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं जिससे बड़ा परिवर्तन आएगा। फिर भी आप ठीक हो, सब में आप ठीक हो, सरल व्यक्ति हो, संजीदा व्यक्ति हो, संवेदनशील हो, इसलिए आपके सामने मैंने बातें रखी है। आप इस आलोचना को बहुत पॉजिटिवली लेना, अफसरों से बात करना, जहां से आपको जानकारियां मिल जाए लेना, और कुछ निर्णय करना। हम तो कर चुके हैं इन मुद्दों पे काम, हम तो इन मुद्दों पे खूब काम कर चुके हैं। खूब सांभर पे हमने काम किया, खूब मेहंदी पे काम किया, खूब रेल पे काम किया, हमने सब पे काम किया। प्रवासी राजस्थानी तो हमारे यहाँ रहते हैं, उनसे हम खूब बातें करते हैं। ट्रक ड्राइवरों के साथ हमारा खूब कनेक्शन बन गया है, और हम तो आ गए तो हम तो कर डालेंगे काम। 6 महीने में पूरा काम जो कहा ना ये कर देंगे, थूक के नहीं चाटेंगे। कह दिया तो कह दिया, करेंगे। फिर भी हमारा लोभ ये था कि अभी 6 महीने आपके पास पड़े हैं, बोलने में क्या खर्चा आ रहा है, टैक्स लग नहीं रहा है, मोबाइल अपना है, आप तक बात पहुंच जाए तो कुछ काम हो जाए। मान लो ट्रक ड्राइवरों की इज्जत ही बच जाए कुछ 4-5 महीने तक, तो भी ठीक है, नुकसान क्या है। इसलिए आपको कहा। खूब शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और राजस्थान के लिए एक बार फिर से सोचें ताकि लोग आपको याद करें। नमस्कार, डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।